दिव्या अपने ससुराल में अपनी सास शांति, पति पीयूष और नंद सुमन के साथ रहा करती थी। दिव्या की सास शांति उसे बहुत प्यार करती थी, पर वही उसका पति और उसकी नंद उसे जरा भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि दिव्या काली थी। ऐसे ही एक दिन मैंने नाश्ता बना दिया है, जल्दी से आकर खा लीजिए, नहीं तो आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। तुम्हारी काली शक्ल देख ली ना मैंने। अब चाहे मैं घर से सुबह के 5 बजे ही क्यों ना निकलूं, फिर भी मुझे ऑफिस लेट ही पहुंचना है। मुझे माँ जी ने कहा है कि मैं माँ की आड़ में तो तुम पता नहीं क्या क्या गुल खिला रही हो। जब से मेरी जिंदगी में आई हो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। भूलो मत, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, इसलिए मेरे सामने अपना काला चेहरा लेकर मत आया करो, समझी? इस तरह से पीयूष दिव्या को काफी जली घटी सुनाता है। बेचारी दिव्या अपने ही पति की ऐसी बातें सुनकर रोने लगती है और तभी वहाँ शांति आ जाती है। ये सब देखकर शांति को अपने बेटे पीयूष पर बहुत गुस्सा आता है और वो पीयूष को डांटते हुए उससे कहती है, अरे नालायक, तुझे शर्म नहीं आती क्या सुबह सुबह इस तरह से बहू को डांटते हुए? अरे ये मत भूल कि आज तू जिस मुकाम पर पहुंचा है ना, ये सब कुछ बहू की वजह से है। अगर बहू ने तुझसे शादी के लिए हाँ नहीं की होती ना, तो आज तू जिंदा नहीं होता। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की जान बचा तो ऐसे में उससे प्यार हो जाता है, और तू है कि बहू से अभी भी नफरत करता है। अरे बेशरम, किसी का मुंह देखने से कोई काला नहीं हो जाता। माँ, मेरी जान लेने वाली भी तो ये लड़की ही थी ना। इसी ने तो मेरा एक्सीडेंट किया था। जानबूझकर इसने मुझे मारने की कोशिश की थी ताकि मैं इससे शादी कर सकूं, और वही हुआ। देखो देखो दिव्या, तुम मुझसे प्यार करती थी, मैं नहीं। और तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाया मेरी माँ की नजरों में अच्छा बनने का। मेरा एक्सीडेंट करके मुझे ही खून देकर बचा लिया, और इस तरह से बन गई तुम मेरी माँ की नजरों में महान। पर एक बात याद रखना, मैं तुमसे पहले भी प्यार नहीं करता था और आज भी नहीं करता, और ना ही जिंदगी में कभी कर पाऊंगा। पीयूष जी, ये आपकी गलतफहमी है कि मैं आपके पीछे पड़ी थी। मैं आपसे प्यार करती थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ, पर मैंने नहीं किया था। उस दिन गाड़ी कोई और चला रहा था, पर जब मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ है तो मैंने आपकी जान बचाने की कोशिश की, ना कि इसीलिए कि मैं आपके घर की बहू बन सकूं। अरे मैं तो खुद किसी और से क्या? मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, पर फिर भी तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूँ। अब हटो मेरे रास्ते से। इस तरह से पीयूष गुस्से में घर से निकल जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निशा के लिए लड़के वाले आते हैं। वो काफी लालची होते हैं, जिस वजह से शांति उस रिश्ते को ठुकरा देती है। मैं ऐसे लालची घर में अपनी बिटिया को कभी नहीं भेजूंगी, इसीलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अरे बहन, आप क्या इस रिश्ते को ठुकराएंगी? हम खुद इस रिश्ते को ठुकराते हैं। अरे जिसकी बहू काली उसके घर हम नहीं जाते रिश्ता लेकर। और वैसे भी मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है, इसके लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। एक बार अपने घर को देख लो, तुम्हारे घर में तुम्हारी काली बहू के रहते तुम्हारी बेटी से कोई शादी नहीं करने वाला, और ना ही कभी इसके लिए अमीर घर से रिश्ता आएगा। चल बेटा। लड़के की माँ की ऐसी बातें सुनकर अब निशा को अपनी भाभी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी भाभी पर अपना सारा गुस्सा निकालने लगती है। माँ, भैया बिल्कुल सही कहते हैं। आपने ना भैया की शादी इस कलूटी से करवा के ना उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। साथ ही साथ बहुत बड़ी गलती की है आपने। जब से ये कलमुही हमारे घर में आई है ना, तब से मेरे लिए अमीर घर के रिश्ते ही नहीं आ रहे। कोई हमसे रिश्ता ही नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि उनकी बहू के घर में कोई भी काला हो। बेटा, वो लोग तेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। शायद इसीलिए तेरा रिश्ता उस घर में नहीं हुआ, और तू किसी और की वजह से अपनी भाभी को उसके रंग के लिए दोष नहीं दे सकती। माँ, आप कितना भी भाभी का पक्ष क्यों ना ले लो, लेकिन ये औरत मेरे घर के लिए मनहूस है तो है। जब से ये घर में आई है ना, तब से हमारे घर की खुशियां ही जा चुकी हैं, और ये काली कलूटी पता नहीं कब जाएगी हमारे घर से। चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? इस तरह से रोती हुई निशा अपने कमरे में चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, पर हर बार इसी तरह के लड़के वाले निशा को देखने आते और उसकी भाभी का काला रंग देखकर रिश्ता करने से मना कर जाते। ये देखकर अब दिव्या को भी लगने लगा था कि शायद वही इस घर के लिए मनहूस है। और ऐसे ही एक दिन दिव्या अपना सारा सामान पैक करके घर से जाने लगती है। बहू, तू अपना सामान पैक करके कहाँ जा रही है? माँ जी, मैं हमेशा के लिए इस घर से जा रही हूँ। शायद पीयूष जी और निशा बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक मैं इस घर में रहूंगी, इस घर की खुशियाँ इसी तरह से भंग होती रहेंगी। शायद मेरे इस घर से निकल जाने के बाद निशा का रिश्ता भी लग जाए।
बहू, मैं इन सारी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती और मैं कह देती हूँ कि तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। देखना, बहुत जल्दी ही निशा का रिश्ता भी तय हो जाएगा। मैंने अपनी बहन से बात करी है, उसने मुझे एक बहुत ही अच्छे अमन नाम के लड़के की फोटो भेजी है। अमन काफी अमीर और खानदानी है। मुझे तो ये सोच के खुशी हो रही है कि मेरी बेटी के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। बस लड़के वालों को मेरी निशा पसंद आ जाए। अमन, माँ जी, क्या एक बार आप मुझे इस लड़के की फोटो दिखा सकती हैं? हाँ बहू, क्यों नहीं। अब शांति दिव्या को अमन की फोटो दिखाती है। अमन की फोटो देखते ही दिव्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है, पर वो अपनी सास से कुछ नहीं कहती। बहुत जल्द अमन अपनी माँ के साथ निशा को देखने घर आता है और अमन जैसे ही दिव्या को देखता है वो भी हैरान रह जाता है। अब मौका देखकर दिव्या अमन से अकेले में बात करती है। उन दोनों को साथ में देख निशा को बहुत गुस्सा आता है। उस समय निशा कुछ नहीं बोलती, तो वहीं अमन निशा से शादी करने के लिए हाँ बोल देता है और अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चला जाता है। अमन के जाने के बाद निशा अपनी भाभी पर भड़कने लगती है। माँ, भाभी की बहुत तारीफ करती हो ना, तो आज मैं इस कलूटी का काला सच बताती हूँ आपको। ये जानबूझ के मेरा रिश्ता नहीं होने देना चाहती कहीं भी। आज भी जब इतने बड़े घर से रिश्ता आया ना मेरे लिए, तो ये उस लड़के से बात करके उसे भड़का रही थी ताकि मेरी शादी उससे ना हो। मैंने भाभी को अपने आंखों से अमन से बात करते हुए देखा है। निशा के बात सुनकर शांति अपनी बेटी को एक थप्पड़ लगाती है और इससे बोलती है, बस बहू, तूने बहुत कर ली अपनी मनमानी और तूने अमन को बहू के साथ देखा है। इनकी बातों को नहीं सुना, लेकिन मैंने बहू की सारी बातें सुनी हैं। अमन वही लड़का है जिससे बहू प्यार करती थी, पर बहू की शादी तेरे इस नालायक भाई से हो गई क्योंकि इसने तेरे भाई को खून दिया था। समाज वाले इसे ताने देने लगे थे। बस इसीलिए मैंने बहू की इज्जत बचाने के लिए पीयूष की शादी इससे करवा दी। और पीयूष बेटा, बस माँ जी, रहने दीजिए। नहीं बहू, आज मुझे बोल लेने दे। बहुत उड़ा लिया मेरे बच्चों ने तेरे काले रंग का मजाक। आज निशा को भी तो पता चले। आज अगर इतने बड़े घर से रिश्ता आया है उसके लिए, तो उन्होंने इसको मना क्यों नहीं किया? बेटा, कमी बहू में नहीं बल्कि तुझ में है। तू भले ही गोरी है, लेकिन तू सुंदर नहीं है, इसीलिए लोग तुझे ठुकरा कर चले जाते हैं। आज अमन भी तुझे ठुकराने वाला था, लेकिन दिव्या के कहने पर उसने तुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। और पीयूष बेटा, उस दिन भले ही तेरा एक्सीडेंट बहू की गाड़ी से हुआ था, लेकिन उस दिन गाड़ी बहू नहीं चला रही थी। क्या? बेटा, तू तो जानता है ना कि हमारे घर में एक भी गाड़ी नहीं है और मुझे गाड़ी चलाने का कितना शौक है। क्योंकि बहू तेरी अच्छी दोस्त थी, इसीलिए मैंने उससे कहा कि मुझे गाड़ी चलाना सिखाए। मैंने बहू को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसकी गाड़ी ले गई और मुझसे तेरा एक्सीडेंट हो गया। दुनिया वाले एक माँ को खूनी ना कहे, इसीलिए बहू ने तेरी जान बचाई और ये इल्जाम अपने सिर पे ले लिया। सारी सच्चाई सुनकर पीयूष और निशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों अपनी दिव्या से माफी मांगते हैं, जिसके बाद दिव्या को उसका पति और उसकी नंद भी अपना लेते हैं। बहुत जल्द निशा की शादी अमन से हो जाती है और वो लोग अपने अपने घर में खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। रामू अपनी बीवी सरला और बेटी प्रीति के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत गरीब थे, इसलिए अपने घर को चलाने के लिए नारियल बेचा करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब रामू सुबह सुबह अपना नारियल का ठेला लेकर निकलने लगता है कि तभी पीछे से उसकी बीवी आवाज लगाती है और उससे बोलती है, अरे आप कहाँ चले? ये क्या बोल रही हो सरला? दिखाई नहीं दे रहा? नारियल बेच रहा हूँ हमेशा की तरह। आप फिर से भूल गए ना, आज हमें प्रीति के स्कूल में जाना था। और वैसे भी कल प्रीति बोल रही थी कि अगर हमने इस महीने की फीस स्कूल में जमा नहीं की ना, तो वो प्रीति को स्कूल से निकाल देंगे। सरला, तुम चिंता मत करो, मैं करता हूँ कुछ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द प्रीति की स्कूल की फीस जमा कर सकूं। मैं क्या कह रही थी, आज हम प्रीति के स्कूल तो जा रहे हैं, हम प्रीति के टीचर से बात कर लेंगे, उनसे कुछ दिन की मोहलत मांग लेंगे। इस तरह से उस दिन रामू नारियल ना ले जाकर प्रीति के साथ उसके स्कूल जाता है, जहाँ टीचर्स उनसे बोलते हैं, रामू, तुम्हारी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है, इसे खूब पढ़ाना लिखाना। टीचर, मुझ गरीब से जितना हो पाएगा मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। आपसे एक बात और कहनी थी, आप मुझे 10-15 दिन का समय और दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द प्रीति के स्कूल की सारी फीस भर दूंगा। बस आप मेरी बच्ची को स्कूल से मत निकालना। इस तरह से रामू स्कूल वालों से कुछ दिन का समय और मांग लेता है,
लेकिन अभी रामू एक मुसीबत से निकला नहीं था कि उसके सामने एक और नई मुसीबत आ खड़ी होती है। रात में रामू अपनी बीवी और बेटी के साथ खाना खाने के लिए बैठता है, लेकिन खाना थोड़ा सा ही होता है, इसलिए सरला खुद ना खाकर वो खाना अपने पति और बेटी को दे देती है। पर जब रामू को पता चलता है कि राशन खत्म हो चुका है और सरला के खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो रामू सरला से बोलता है, सरला, मैं तुम्हें और अपनी बेटी को कोई खुशी नहीं दे पा रहा। तुम दोनों भी यही सोचते होंगे कि किस गरीब के घर में आ गई। आप ये क्या बोल रहे हो? और मैं तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे आप जैसा पति मिला। और वैसे भी हम भले ही गरीब हैं, लेकिन हम किसी को भूखा नहीं रहने दे सकते। इस तरह से रामू और सरला अपना सुख दुख बांटते हैं। अगली सुबह रामू और दिन से ज्यादा जल्दी नारियल बेचने के लिए निकल जाता है ताकि ज्यादा कमाई हो सके। वो नारियल बेच ही रहा होता है कि तभी एक गाड़ी आती है और रामू को टक्कर मारकर चली जाती है, जिसमें रामू का एक पैर टूट जाता है। और जब ये खबर सरला को मिलती है तो वो प्रीति के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहाँ सरला अपने पति की ऐसी हालत देखकर उससे बोलती है, ये चोट कैसे लगी आपको? सरला, ये सोचकर दुखी मत हो कि मुझे चोट कैसे लगी। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि अब मैं चल नहीं सकता, नारियल कैसे बेचूंगा, और अगर मैंने नारियल नहीं बेचा तो घर कैसे चलेगा। बेचारी प्रीति भी सुबह से भूखी है, घर में अनाज का एक दाना नहीं है। पर पापा, मुझे तो अब तक भूख ही नहीं लगी। अब आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर देखना सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। प्रीति की समझदारी देखकर रामू की चिंता थोड़ी कम होती है। और शाम को जब रामू घर आता है तो सरला कुछ राशन उधार लेकर आती है। और शाम को जब रामू खाना देखता है तो सरला से बोलता है, सरला, ये खाना, पर घर का राशन तो खत्म हो गया था ना। हाँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा अनाज लाला से उधार मांग के लाई हूँ। मैंने उससे कहा था कि मैं जल्दी ही उसके पैसे लौटा दूंगी। मैं कैसा पति और कैसा बाप हूँ जो अपने बीवी बच्चे को 2 वक्त का खाना भी सही से खिला नहीं सकता। अब घर कैसे चलेगा। आप बार बार काम की चिंता क्यों करते हैं? आपको डॉक्टर ने बोला है ना कि आराम करना है। आप सारी चिंता छोड़ दीजिए, कल से मैं नारियल बेचने जाया करूंगी। पर तुम सब कुछ अकेली कैसे करोगी सरला? पापा, माँ अकेली नहीं है, मैं हूँ ना माँ के साथ। इस तरह से अगली सुबह सरला नारियल बेचने के लिए चली जाती है और प्रीति स्कूल से आकर घर का सारा काम करती है। तो वहीं दूसरी ओर कड़ी धूप में घूम घूम कर सरला नारियल बेचती है और शाम को घर आती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सरला नारियल बेचकर घर आ रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। पर माँ जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस नारियल के। आप ये नारियल ले लीजिए। पर बेटा, इन नारियल से मेरा पेट नहीं भरेगा। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, मैं चलती हूँ। इस तरह से वो बूढ़ी औरत वहाँ से जाने लगती है। लेकिन सरला को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि वो एक बूढ़ी औरत को खाना ना खिला सके, इसलिए वो बूढ़ी औरत को रोककर अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ वो अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत उसकी इस दयालुता से बहुत खुश होती है और उससे बोलती है, बेटा, तुमने मेरी भूख शांत करी है, इसीलिए तुम अपनी 3 नारियल मुझे दे दो। ये सुनकर सरला पहले बहुत परेशान होती है, पर बाद में वो 3 नारियल लाकर अम्मा को दे देती है। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उन 3 नारियलों पर कुछ मंत्र पढ़कर वो तीनों नारियल सरला के हाथ में देती हुई सरला से बोलती है, बेटा, ये 3 नारियल अब साधारण नारियल नहीं रहे, अब ये तीनों जादुई नारियल हो चुके हैं। पर मेरे जाने के बाद ही इन तीनों नारियलों को तोड़ना। अगर मेरे सामने तुमने तीनों जादुई नारियल को तोड़ा तो इन तीनों जादुई नारियलों की शक्ति समाप्त हो जाएगी। ये शक्तियाँ मैंने बरसों तपस्या करके जमा की थी। अब मेरे मरने के दिन पास आ चुके हैं, इसीलिए मैंने अपनी शक्ति इन 3 नारियल में डाल दी और तुम्हें दे दी, ताकि तुम आगे चलकर भी इसी तरह से गरीब लोगों की मदद करती रहो।
पर आप हैं कौन माँ जी, जिसने अपनी शक्तियाँ मुझे इस नारियल में डाल के दे दी? इस तरह से सरला जब बूढ़ी औरत से उसका परिचय पूछती है तो वो बूढ़ी औरत बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी औरत के जाने के बाद सरला पहला नारियल फोड़ती है, जिसमें से उसे कई सारे सोने के सिक्के और सोने से बने जेवरात मिलते हैं। अब सरला दूसरा नारियल तोड़ती है, जिसमें उसे कई सारे पैसे मिलते हैं। अब सरला तीसरा नारियल फोड़ती है। तीसरा नारियल अंदर से बिल्कुल खाली होता है। ये देख सरला बहुत हैरान होती है और अपने पति से बोलती है, माँ जी ने तो कहा था कि ये तीनों नारियल जादुई हैं, लेकिन तीसरे नारियल में से कुछ क्यों नहीं निकला? और आखिर इतने से सोना और चांदी से कब तक गुजारा करेंगे हम? कुछ समय बाद हमें दोबारा नारियल बेचना पड़ेगा, और नारियल तो तब बेचेंगे ना जब नारियल होगा हमारे पास। सरला के इतना बोलते ही उस नारियल में से नारियल निकलने लगते हैं। ये देखकर सरला बड़ी हैरान होती है, जिसके बाद रामू सरला से बोलता है, सरला, माँ जी ने बिल्कुल सच कहा था। ये तीनों नारियल जादुई हैं और तीसरा नारियल हमारी इच्छा पूरी करेगा। सोने चांदी पैसे का क्या है, वो तो एक समय पर खत्म हो जाएंगे और ये जादुई नारियल हमारी सारी इच्छा पूरी करता रहेगा। इस तरह से सरला उन तीनों जादुई नारियल की मदद से अपना एक छोटा सा नारियल का व्यापार शुरू करती है और अपने सारे कर्जों को भी बहुत जल्द खत्म कर देती है। अब सरला जादुई नारियल की मदद से अपनी बेटी को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाती है, साथ ही अपने जैसे गरीब और भूखे लोगों की मदद करती है। इसी तरह से अब बहुत जल्द जादुई नारियल की मदद से रामू का पैर भी काफी ठीक हो जाता है और उनके घर में खुशियों की सौगात आ जाती है। पेट्रोल चोर चुड़ैल। मोहन अपनी कार को एक लात मारता हुआ अपने दोस्तों से गुस्सा होकर कहता है, अरे यार, अभी तो पेट्रोल डलवाया था, पेट्रोल कहाँ चला गया? गर्लफ्रेंड आई होगी और वो पी के चली गई होगी, नशेड़ी होगी ना पेट्रोल की। अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मोहिनी पी गई सारा पेट्रोल। अजीब बात करता है यार मोहन, तूने पेट्रोल डलवाया ही नहीं होगा तभी पेट्रोल नहीं है गाड़ी में। अबे सालों, मैं पेट्रोल पंप पर साइकिल में हवा डलवाने तो गया नहीं था, पेट्रोल डलवाने जाऊंगा ना। अरे जब तू पेट्रोल पंप पर गया तो पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया मेरे भाई? यार मेरा दिमाग मत खराब करो तुम लोग। जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने अभी अभी पेट्रोल डलवाया है, फिर अचानक से पेट्रोल कहाँ गया? किसने चोरी कर लिया मेरा पेट्रोल? अरे कुछ हवा आई होगी और पेट्रोल को उड़ा लगी होगी। चल छोड़ना यार, अब पेट्रोल डलवाते हैं। एक काम ठीक से नहीं कर सकता तू यार। इतना बोलकर मोहन अपने दोस्तों के साथ फिर से पेट्रोल डलवाने चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अपनी बाइक स्टार्ट करने जाता है। वो देखता है कि बाइक में पेट्रोल नहीं है। ये देखकर वो गुस्से से लाल हो जाता है और खुद से कहता है, यार मतलब हद हो गई यार, अभी कल ही तो पेट्रोल डलवाया था इस बाइक में और इस बाइक को मैं भी कहीं लेकर नहीं गया हूँ, फिर अचानक से पेट्रोल कहाँ चला गया यार? क्या सीन है ये? तभी मोहन की गर्लफ्रेंड प्रिया का फोन आ जाता है। मोहन फोन उठाता है और उससे कहता है, यार प्रिया, मैं बस अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। यार मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम कब आओगे? क्या कर रहे हो यार, इतना टाइम लग रहा है तुम्हें। यार क्या बताऊं, कल ही तो अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया था और सोचा आज तुम्हें बाइक राइड पर लेकर जाऊंगा, लेकिन पेट्रोल ही नहीं है बाइक में। हाँ, कल ही तो तुमने मेरे सामने पेट्रोल डलवाया था, अचानक से पेट्रोल कहाँ गया? और कहीं गए थे क्या बाइक लेकर? किसको लेकर गए थे बाइक राइड पर, जरा बताना। यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कैसी बातें कर रही हो? किसको लेकर जाऊंगा बाइक राइड पर? और दूसरी बात, मैं बाइक को लेकर कहीं गया ही नहीं, फिर भी पेट्रोल पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे यही समझ नहीं आ रहा। शायद बाइक खुद ही पेट्रोल को पी गई होगी या फिर कोई चुड़ैल आई होगी जो पेट्रोल पी गई होगी। मेरा वैसे ही बहुत दिमाग खराब है, अब तुम मुझे इरिटेट मत करो। 15 मिनट में अगर तुम नहीं आए ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। मोहन अपनी दूसरी गाड़ी लेकर प्रिया के पास पहुंचता है। मोहन प्रिया को थोड़ा सा घुमा फिराता है और उसके बाद मोहन प्रिया से कहता है, अच्छा ठीक है, फिर चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है, बाइक राइड तो तुम्हारी पेट्रोल की वजह से रह गई। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, ओके? अच्छा बाबा ठीक है, अगली बार से ध्यान रखूंगा।
शायद मेरी ही कोई गलती होगी। मोहन और प्रिया जैसे ही कार में बैठते हैं, मोहन कार को स्टार्ट करता है, कार स्टार्ट ही नहीं होती। मोहन कार से बाहर निकलता है और चेक करता है तो देखता है कार में पेट्रोल ही नहीं है। ये सब देखकर मोहन जोर से लात उसी कार पर मारता है। प्रिया मोहन से कहती है, अरे अब क्या हुआ? यार मैं तंग आ गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर पेट्रोल चुरा कौन रहा है। बेवकूफों जैसे बातें कर रहे हो, पेट्रोल कौन चुराएगा यार? तुम ना कंजूसी करते हो पेट्रोल डलवाने में। मैं ना ऑटो ले रही हूँ और जा रही हूँ, तुम आते रहना अपने हिसाब से। जब भी तुम्हारा पेट्रोल का ड्रामा खत्म हो जाए ना तो मुझे बता देना और तुम अपने आप घर आ जाना। बाय। अरे यार रुको तो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा घर पर यार। प्रिया गुस्से से एक ऑटो लेती है और ऑटो में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाती है। यहाँ बेचारा मोहन अकेले परेशान होता है, सड़क किनारे जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि आखिर पेट्रोल जा कहाँ रहा है। तभी वो जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, अरे कौन है जो पेट्रोल चुरा रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ, आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? आगे बोलो कि तुम्हें चाहिए क्या, लेकिन मेरा पेट्रोल तो मत चुराओ यार। अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने पेट्रोल के चक्कर में मुझसे ब्रेकअप कर लिया ना तो मैं तुम्हें ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। तभी एक बहुत ही सुंदर सी लड़की आती है और मोहन से बोलती है, क्या सच में तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे? तो मतलब तुम पेट्रोल चुराती हो? हाँ, मैं पेट्रोल चुराती हूँ और आई लव पेट्रोल। तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप हो सकता है, समझी? अरे तो होने दो ना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी और तुम मुझे बदले में पेट्रोल दे देना। इतना ही पेट्रोल पसंद है तो किसी पेट्रोल पंप वाले को जाकर अपना बॉयफ्रेंड बनाओ ना यार। और तुम पेट्रोल चुराकर करती क्या हो? तुम्हारे पास खुद की गाड़ी है तो तुम खुद डलवा लो ना पेट्रोल। नहीं, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। फिर क्या करती हो पेट्रोल का? पीती हो क्या? नशेड़ी हो क्या तुम? हाँ, मैं पेट्रोल पीती हूँ क्योंकि पेट्रोल पीने में हम लोगों की सुंदरता और निखर जाती है और पेट्रोल का टेस्ट इतना औसम है कि इसके आगे महंगे से महंगे ड्रिंक्स फेल हैं। तुम पागल हो जो पेट्रोल पीती हो? और किसने कहा है तुम्हें कि पेट्रोल पीने से तुम लड़कियों की सुंदरता में निखार आता है? अगर ऐसा होता ना तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत सारा पेट्रोल पिला चुका हूँ तब तक। तभी वो लड़की एक चुड़ैल का रूप लेती है। चुड़ैल को देखकर मोहन घबरा जाता है और डरते हुए कहता है, कौन हो तुम? तुम तो एक चुड़ैल हो। यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि पेट्रोल पीने से हम चुड़ैलों की सुंदरता में निखार आता है क्योंकि हमें पेट्रोल पीना बहुत पसंद होता है। जैसे तुम इंसानों को ड्रिंक पसंद होता है वैसे ही हम पेट्रोल पसंद करते, इसीलिए मैं पेट्रोल चुरा चुरा कर पीती हूँ। ये तो गलत है ना। ऐसे तो तुम पूरी दुनिया का पेट्रोल ही पी जाओगी और हम इंसानों का काम रुक जाएगा पेट्रोल के बिना। हाँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि तुम इंसान ऐसे ही परेशान होते रहो। तभी वहाँ एक बाबा आता है और चुड़ैल को देखकर बाबा कहते हैं, ओ, तो आखिरकार तू मुझे मिल ही गई। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे चुड़ैल, आज तुझे मैं भस्म करके ही रहूंगा। तूने लोगों का जीना हराम कर रखा है, लोगों का पेट्रोल चुरा चुरा कर पीती है, अपनी सुंदरता निखार कर क्या करेगी? देख बाबा, मैंने तुझे कितनी बार समझा है, मेरा पीछा छोड़ दे वरना तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। हाँ बाबा, कुछ भी करिए, इस चुड़ैल से मेरा पीछा छुड़ाइए प्लीज। इसने मेरा पेट्रोल पी पी कर मेरा खून ही चूस लिया है। तभी वो बाबा उस चुड़ैल के ऊपर एक एक करके भभूत फेंकना शुरू कर देते हैं। वो चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। तभी बाबा मोहन से कहते हैं, अब ये चुड़ैल भस्म हो चुकी है, अब तुम आराम से अपने घर जा सकते हो। मोहन अपनी कार में पेट्रोल डलवाता है और अपने घर वापस आ जाता है।